आज के केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम श्री दर्शन इत्यादि। यह चर्चा आप तक लाए हैं स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपके विश्वसनीय पार्टनर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये फैसला जमानत रद्द करने के जो सिद्धांत हैं, उनको काफी हद तक स्पष्ट करता है। तो मामला क्या था असल में? थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? हाँ, ये मामला एक हत्या से जुड़ा है। एक व्यक्ति थे रेणुका स्वामी। आरोप ये है कि उन्होंने अभियुक्त नंबर 1 यानी A1 को कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। अच्छा। तो अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इसी वजह से A1 और A2, जो कि कन्नड़ एक्टर दर्शन है। हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में, काफी फेमस है। जी, वो और उनके साथ कुछ और लोग, कुल मिलाकर कोई 17 अभियुक्त थे। 17 लोग? बाप रे। हाँ। इन सब ने मिलकर एक साजिश रची, रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से उठाया, किडनैप किया? हाँ, अपहरण करके बंगलोर ले आए। हाँ। और वहां एक शेड में बंधक बनाकर रखा। और फिर उनके साथ बहुत मारपीट हुई, टॉर्चर किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। कितनी चोटें आई थी? मैंने पढ़ा था कहीं, काफी गंभीर मामला था। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो 39 चोटों का जिक्र है और 17 पसलियां टूटी हुई मिली। हे भगवान, बहुत ही भयानक। बिल्कुल। तो खैर, A1, A2 और कुछ अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत ने तो जमानत नहीं दी। ठीक है। उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी। फिर ये हाईकोर्ट कैसे गए? हाँ, फिर अभियुक्तों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की और वहां हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जियां मंजूर कर ली। अच्छा, हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, क्या वजह बताई? हाईकोर्ट ने कुछ कारण दिए, जैसे कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में तुरंत नहीं दिए गए थे। अच्छा, ये तो प्रक्रियात्मक बात हुई। हाँ, प्रक्रियात्मक चूक। फिर कहा कि सीधे सबूत नहीं है और केस चलने में देर हो सकती है। A2 को तो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत भी मिली थी पहले। तो यही से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। जी बिल्कुल। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मुख्य मुद्दा यही बन गया कि क्या हाई कोर्ट का इतने गंभीर अपराध में जमानत देना ठीक था? क्या यह कानूनी तौर पर सही फैसला था? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। तो राज्य सरकार की क्या दलीलें थी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, राज्य सरकार ने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने केस की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं, जैसे मृतक का DNA अभियुक्त के जूते पर मिला है। अच्छा, ये तो काफी अहम सबूत है। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं, CCTV फुटेज हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDRs हैं, चश्मदीद गवाहों के बयान भी हैं। काफी कुछ था मतलब। हाँ, और सरकार ने सबसे बड़ा खतरा ये बताया कि अभियुक्त, खासकर A2, जो इतने प्रभावशाली हैं, हाँ, उनका प्रभाव तो है ही, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को डरा धमका सकते हैं। और ये जो प्रक्रियात्मक चूक की बात हाईकोर्ट ने कही थी, गिरफ्तारी का आधार न बताने वाली, हाँ, उस पर सरकार ने कहा कि ये जमानत का आधार नहीं हो सकता जब तक ये साबित न हो कि इससे अभियुक्त को कोई वास्तविक पूर्वाग्रह मतलब कोई नुकसान हुआ है। सही बात है, सिर्फ प्रक्रिया पूरी नहीं हुई ये काफी नहीं है। जी, और A2 की मेडिकल जमानत को भी भ्रामक बताया गया। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। अभियुक्तों ने अपने बचाव में क्या कहा? अभियुक्तों के वकीलों का पहला तर्क तो यही था कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है। क्यों? उनका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और CRPC की धारा 50 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। अच्छा, वही पॉइंट। हाँ, फिर उन्होंने सबूतों में विसंगतियां मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की, गवाहों के बयान देर से दर्ज होने का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि उनके खिलाफ कोई सीधा डायरेक्ट सबूत है ही नहीं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण तर्क उन्होंने दिया कि जमानत रद्द करने के लिए तो परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मतलब जमानत मिलने के बाद कुछ नया हुआ हो? हाँ, जैसे गवाह को धमकाया हो या भागा हो। उनका कहना था कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जमानत रद्द क्यों की जाए? ये दिलचस्प पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब दलीलों को कैसे देखा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम कानूनी बिंदु स्पष्ट किया। उन्होंने जमानत रद्द करने के 2 अलग-अलग आधार बताए। वो क्या है? पहला, कि जमानत का जो आदेश दिया गया है उसी में कोई कानूनी खामी हो, मतलब आदेश ही गलत हो। इसे कोर्ट ने अनलमेंट कहा। अच्छा, यानी ऑर्डर ही सही नहीं था। हाँ, और दूसरा आधार है कैंसिलेशन। ये तब होता है जब जमानत मिलने के बाद अभियुक्त कोई गड़बड़ी करे, जैसे शर्त तोड़े या गवाह को धमकाएं। समझ गई। तो इस केस में एन्यूलमेंट वाली बात थी? जी हाँ, क्योंकि राज्य सरकार का कहना था कि हाई कोर्ट का जमानत देने का आदेश ही गलत था, उसमें कानूनी खामियां थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने केसेस का भी जिक्र किया होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया,
जैसे प्रहलाद सिंह भाटी का केस, पूरन का केस, नीरू यादव का केस। नीरू यादव में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर अपराध गंभीर है और प्रथम दृष्टया सबूत हैं तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दीपक यादव का केस, पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इन सब में जमानत के सिद्धांतों को दोहराया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में क्या-क्या गलतियां पाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने कई गलतियां की। पहली, वो प्रक्रियात्मक चूक वाली बात कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में नहीं दिया। हाँ, उसको हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, जबकि ये साबित ही नहीं हुआ कि इससे अभियुक्त को कोई असल में नुकसान हुआ हो। दूसरी गलती, हाई कोर्ट ने जमानत की स्टेज पर ही सबूतों का बहुत गहरा विश्लेषण कर दिया, एक तरह से मिनी ट्रायल जैसा कर दिया। अच्छा, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है। बिल्कुल। और केस के गुण दोष पर टिप्पणी कर दी जो जमानत के स्तर पर नहीं करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपराध की गंभीरता और सबूत। वही तीसरी और सबसे अहम गलती, हाई कोर्ट ने अपराध की संगीनता, जो प्रथम दृष्टया सबूत थे, फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक, चश्मदीद गवाह, इनको उचित महत्व नहीं दिया। अभियुक्तों की भूमिका, खासकर A2 की भूमिका, साजिश रचने और फिर सबूत मिटाने की कोशिश में और गवाहों को प्रभावित करने का जो खतरा था, इन सब को हाई कोर्ट ने नजरअंदाज सा कर दिया। यानी काफी सारी चूकें हाई कोर्ट के फैसले में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ चार्जशीट फाइल हो गई है या गवाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, ये सब जमानत देने का आधार नहीं हो सकते, खासकर इतने गंभीर अपराधों में। और वो मेडिकल जमानत का क्या हुआ? कोर्ट ने पाया कि A2 को जो मेडिकल जमानत दी गई थी वो भी गुमराह करने वाले तथ्यों पर आधारित थी, मतलब वो भी सही नहीं थी। और सेलिब्रिटी स्टेटस वाली बात, उसका भी जिक्र किया कोर्ट ने। हाँ, बहुत सख्ती से। कोर्ट ने कहा कि A2 का सेलिब्रिटी होना या उनका प्रभावशाली होना, ये सब कानून की नज़र में कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को उसके स्टेटस की वजह से कोई छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ने का खतरा रहता है। एकदम सही बात। तो अंत में फैसला क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जो अपीलें थी उन्हें स्वीकार कर लिया। अच्छा। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी, अच्छा। सभी प्रतिवादी अभियुक्तों को, यानी A1, A2, A6, A7, A11, A12, A14, उन सब की जमानत रद्द कर दी। यानी वापस जेल? जी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सभी अभियुक्तों को तुरंत हिरासत में लिया जाए और ट्रायल कोर्ट को यह भी कहा कि केस का निपटारा जल्दी से जल्दी करें। अच्छा। जस्टिस पार्डीवाला का भी कुछ अलग से कहना था शायद। हाँ, जस्टिस पार्डीवाला ने एक सहमति आदेश लिखा। उसमें उन्होंने कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर बहुत जोर दिया और ये भी कहा कि जेल में किसी भी अभियुक्त को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बहुत जरूरी संदेश है। तो इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या है? इसके निहितार्थ क्या है? देखिए, ये फैसला जमानत रद्द करने के सिद्धांतों को खास तौर पर अन्यूलमेंट वाले आधार पर और पुख्ता करता है। ये एक तरह से सभी अदालतों को याद दिलाता है कि जमानत देते समय कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? अपराध कितना गंभीर है, पहली नजर में क्या सबूत दिख रहे हैं, अभियुक्त की भूमिका क्या थी, क्या गवाहों को प्रभावित करने का या सबूतों से छेड़छाड़ का कोई खतरा है, इन सब फैक्टर्स पे बहुत ध्यान से विचार करना होगा। और प्रक्रियात्मक चूकें? प्रक्रियात्मक चूकों को तभी वजन देना चाहिए जब यह साबित हो कि उनसे अभियुक्त को वाकई कोई पूर्वाग्रह या नुकसान हुआ है। महज तकनीकी कमी जमानत का आधार नहीं बन सकती, खासकर गंभीर मामलों में। और सबसे बड़ी बात ये कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक रुतबा, उसका सेलिब्रिटी स्टेटस, ये सब जमानत के फैसले में कानून से ऊपर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और आपने बहुत अच्छे से इसके सारे पहलुओं को समझाया। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।